नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही तत्परता के साथ अपनी जीत की तैयारी में लगे हुए हैं। उसी क्रम में हमारे द्वारा जो सहयोग है, हम आपके साथ साझा कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, तो उस राज्य व्यवस्था के भाग 3 के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। यानी हम आज आपके साथ चर्चा करने वाले हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यानी भारतीय संविधान के पार्ट 3 के बारे में हम आपके साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। पार्ट 3 का मतलब ये है कि हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मैग्ना कार्टा के बारे में, यानी उस भाग के बारे में हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हमें हमारे संविधान के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। यानी हम आपके साथ बात करेंगे आज फंडामेंटल राइट्स की। यानी फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, यानी ये मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार होते क्या हैं, इस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आखिर ये मौलिक अधिकार है क्या, क्यों किसी समाज या किसी व्यक्ति के लिए इन मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक है, क्यों मौलिक अधिकारों के बारे में इतनी चर्चाएं होती हैं, इन सब के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो हमें मौलिक अधिकार के रूप में जो है हमारे संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं, तो इस पर हम लोग एक डिटेल डिस्कशन आपके साथ इस सीरीज में करने वाले हैं। तो जल्दी से जानते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो मौलिक अधिकार बेसिकली आप ऐसे समझिए कि जब हमारा मानव के रूप में जन्म होता है तो उस जन्म के साथ साथ हमें कुछ अधिकार भी अपने आप मिल जाते हैं। जैसे एक अधिकारों का सेट हमें इसलिए मिल जाता है क्योंकि हम एज अ ह्यूमन इस पृथ्वी पर आए हैं। यानी नेचर में जैसे ही मेरा जन्म होता है तो ये नेचर कुछ अधिकारों को हमें अपने आप दे देता है जिसे आप ह्यूमन राइट्स या फिर मानव अधिकार के रूप में जानते हैं। मानव अधिकार के रूप में जानते हैं, है ना। मानव अधिकार के रूप में जानते हैं कि हमें एक अच्छा, शुद्ध, सुरक्षित पर्यावरण हो, हमें किसी तरह का समाज में डिस्क्रिमिनेशन का सामना न करना पड़े, समाज में बराबर के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए, किसी भी कास्ट, रिलीजन, सेक्स या फिर बर्थ ऑफ प्लेस के अकॉर्डिंग जो है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लोगों को समाज में बराबर से अपॉर्चुनिटीज मिले, अवसर मिले, लोगों की अपनी जो प्राइवेसी है वो बनी रहे, साथ ही साथ जो बोलने की आज़ादी है या फिर संगठन बनाने की आज़ादी है या फिर जो रिलीजियस फ्रीडम है, आदमी व्यक्ति जिस भी जो है अपने ईस्ट को, अपने जो ईस्ट है उनका जो बिलीव है उसको एक्सप्रेस कर पाए, अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस कर पाए, अपने थॉट्स को जो है बता पाए। इस तरह से जो कुछ अधिकार हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, हमें मिल जाते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, जिन्हें हम मानव अधिकार के रूप में जानते हैं। अब इन अधिकारों में भी कुछ अधिकार ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं कि ये सारे अधिकार हमको मिल जाएं, क्योंकि कुछ मानव अधिकार हमको मिल सकते हैं और कुछ मानव अधिकार हमें नहीं भी मिल सकते। लेकिन इन अधिकारों में भी एक सेट ऐसा होता है अधिकारों का, जिन अधिकारों को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है सुरक्षा देता है, और साथ ही साथ सुरक्षा के साथ साथ ये गारंटी भी करता है कि इन अधिकारों को आपसे कोई नहीं छीनेगा। यानी इन अधिकारों का जब आपका हनन होना शुरू हो तो आप जो है तुरंत उसके अगेंस्ट या उसके खिलाफ जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यानी ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये न्यायोचित इन नेचर है, यानी जुडिशियल इन नेचर है, न्याय योग्य है। अगर कोई भी जो है व्यक्ति या कोई भी सत्ता
या कोई भी अथॉरिटी आपके इन अधिकारों का हनन जो है करती है तो आप उसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में आप जो है अपील नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन में जो इन अधिकारों की जो प्रोटेक्शन और गारंटी की बात की गई है वो कौन कर रहा है, तो वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 32। अभी आगे हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो फंडामेंटल राइट बेसिकली उन ह्यूमन राइट्स का एक सेट है जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन मिल गया है या फिर गारंटी मिल गई है। उन कुछ अधिकारों का सेट हम किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, यानी मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकार करते क्या हैं, तो मौलिक अधिकार बेसिकली जो व्यवस्था है, यानी व्यवस्था जब मैं बात कर रहा हूं तो आप यहां पर देखो कि जैसे यहां पर कोई पावर है तो पावर क्या करती है, पावर यानी जो अथॉरिटी है, आप कह लो कि जो अथॉरिटी है वो कहां से आई, तो वो लोगों से आई, यानी लोगों से आई। और लोगों ने जब ये अपनी पावर किसी अथॉरिटी को दी तो इसे जो है हमने क्या कहा, जब ये पावर ट्रांसफर की तो ये क्या बना, ये अथॉरिटी बना। अब इस अथॉरिटी का काम क्या है, अब इस अथॉरिटी का काम है लॉ बनाना, यानी ये कानून को बनाएगी और कानून बना करके एक व्यवस्था बनाएगी और उस व्यवस्था के अनुसार ये पूरा समाज जो है चलेगा। तो अब यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर अथॉरिटी, अब इस अथॉरिटी को बनाना है कानून। अब हो सकता है कि ये कानून बनाए जिससे किसी भी व्यक्ति की जो गरिमा है या किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है या किसी भी व्यक्ति के जो मूलभूत अधिकार हैं उनका हनन होना शुरू हो जाए। तो क्या होगा, तो मूल अधिकार क्या करते हैं, मूल अधिकार बेसिकली ये करते हैं कि लोगों के ये जो आजादी है, लोगों की ये जो फ्रीडम है, जो लाइफ जीने की ये जो आजादी है, इस आजादी और ये जो व्यवस्था बनाए रखने का जो अथॉरिटी का जो सत्ता का जो काम है, इन दोनों के बीच जो है समन्वय बैठाने का काम कौन करता है, तो इन दोनों के बीच समन्वय बैठाने का काम कौन करता है, तो ये समन्वय बैठाने का काम कौन करता है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स करते हैं। कौन करता है, फंडामेंटल राइट्स करते हैं, यानी मौलिक अधिकार करते हैं। मौलिक अधिकार बेसिकली जो व्यवस्था बनाए रखने और जो लोग हैं उनकी आजादी के बीच समन्वय बैठाने का काम करते हैं। तो मौलिक अधिकारों का काम क्या है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, तो मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है, मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य सिंपल सा ये है कि ये कानून की सरकार बनाना चाहता है, ये कानून की सरकार बनाना चाहता है, कानून की सरकार बनाना चाहता है, ना कि किसी व्यक्ति की, ना कि किसी व्यक्ति, यानी तानाशाही को रोकने का काम कौन करता है, तो तानाशाही को रोकने का काम हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स करते हैं। कौन करता है, फंडामेंटल राइट्स करते हैं। यानी अगर सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाता है या बनाती जो किसी व्यक्ति के इन मूलभूत अधिकारों का हनन कर रहा हो, तो उस सीमा से वो कानून जो है नेग्लिजिबल माना जाता है अंडर आर्टिकल 13, जहां से वो उन अधिकारों का क्या करता है, हनन करना शुरू करता है। ठीक है, अर्थात ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जुडिशियल इन नेचर है। मैं आपसे ऑलरेडी ही जो है इस बारे में बता चुका हूँ, इससे पहले भी मैं आपसे ये बात बता चुका हूँ कि ये जो है न्यायोचित इन नेचर है। अगर हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य क्या है, तो कानून की सरकार बनाना है, ना कि किसी व्यक्ति की सरकार को बनाना है। काम क्या है, तो काम सिंपल सा है कि व्यवस्था बनाए रखना और लोगों की आज़ादी जो है वो मेंटेन रहे, उन दोनों के बीच समन्वय बना रहे। इसलिए जो है फंडामेंटल राइट्स का होना हमारे यहाँ बहुत जरूरी। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं
जो सिर्फ हमारे यहाँ नागरिकों को मिलते हैं, जबकि कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ ऐसे हैं जो चाहे हमारा नागरिक हो या अन्य व्यक्ति, उनको भी ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो है मिलते हैं। जैसे जब मैं कह रहा हूँ कि हमारे नागरिकों को ही मिलते हैं या किसी अन्य व्यक्तियों को मिलते हैं, तो मैं इस बात पे बात कर रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमारा नागरिक नहीं है, यानी उसको निर्वाचन आयोग ने भारत का नागरिक नहीं माना है, उसको वो निर्वाचन जो कार्ड बनता है छोटा सा व्हाइट कलर का, तो वो जो कार्ड है वो उसको नहीं मिला है, यानी निर्वाचन आयोग ने उसको अपना नागरिक नहीं माना है, वो भारत का नागरिक नहीं है। इट मीन्स कि वो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन हमारे यहाँ निवास कर रहा है। निवास करने का मतलब ये है कि वो हमारे यहाँ का रेजिडेंस है, वो हमारे यहाँ का रेजिडेंस है। रेजिडेंस होने का मतलब ये है कि वो हमारे यहाँ निवास कर रहा है पर हमारा नागरिक नहीं है। जबकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे सिटीजन्स होंगे। सिटीजन्स होने का मतलब कि निर्वाचन आयोग ने उनको अपना नागरिक माना है। तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे नागरिकों के लिए हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो नागरिकों के लिए भी हैं और जो हमारे यहाँ निवास कर रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए भी हमारे संविधान ने उन अधिकारों को सुनिश्चित किया है। जैसे आप देखोगे अभी आगे जो हमारे यहाँ आर्टिकल 15 है, जो आर्टिकल 16 है, जो आर्टिकल 19 है और जो आर्टिकल 29 है या फिर आर्टिकल 30 है, यानी 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे यहाँ जो है नागरिकों को मिलते हैं। यानी ये जो अगर हमारे यहाँ का निवासी है और उस निवासी के इन अधिकारों का हनन हो रहा है, वो निवासी है कि जो हमारे यहाँ का नागरिक नहीं है, और उसके अनुच्छेद 15 का हनन हो रहा है या अनुच्छेद 16 का हनन हो सकता है, तो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको हमारे संविधान ने इन अधिकारों का प्रोटेक्शन नहीं दिया। इस अधिकार का जो गारंटी जो है उस व्यक्ति को हमारे संविधान ने नहीं दिया। तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ नागरिकों के लिए होते हैं, बाकी जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं या मौलिक अधिकार हैं वो हमारे नागरिकों के लिए भी हैं और साथ ही साथ निवासियों के लिए भी हैं। जबकि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ हमारे नागरिकों के लिए हैं। उन फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये आर्टिकल्स किन बारे में चर्चा करते हैं या ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं, यह भी आगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। हमारे संविधान की अगर हम बात करें कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके अगर हम कुछ और भी जो है विशेषताओं के बारे में बात करें तो एक सवाल ये मन में आता है कि क्या जो मौलिक अधिकार हमको मिले हैं और राज्य इन अधिकारों को हमसे नहीं छीन सकता, तो क्या ये मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट इन नेचर है, असीमित है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यानी ये जो मौलिक अधिकार है ये असीमित नहीं है कि आप किसी भी हद तक कर जाकर के इन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे। ये जो मौलिक अधिकार है ये एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, यानी असीमित प्रकृति के नहीं है। एक सीमित सीमा में ही आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, यानी ये एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, यानी असीमित नहीं है। आपका मौलिक अधिकार तभी तक जीवित है जब उस समाज के किसी अन्य व्यक्ति का या किसी अन्य समाज का आपके उस अधिकार से उसका हनन नहीं हो रहा होगा। जब भी आपके किसी फंडामेंटल राइट से किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य समाज के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा होगा, तो जो स्टेट है वो आपके अधिकार पर जो लॉजिकल या जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो लगा देता है, यानी राज्य उस अधिकार पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। क्लियर है? तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं होते हैं, वो असीमित नहीं होते हैं, वो एक सीमा तक ही आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो नकारात्मक प्रकृति के हैं, यानी स्टेट जो है वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो आपके किसी फंडामेंटल राइट्स का हनन करता हो। तो अगर राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फंडामेंटल राइट्स को देखें तो राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी उस अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फंडामेंटल राइट्स का नेचर है वो निगेटिव नेचर का है। किस है? नकारात्मक प्रकृति के हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है? नकारात्मक प्रकृति के हैं। और
इसके साथ साथ कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो हमारे जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं या जो पैरामिलिट्री के लोग हैं, इनके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है गवर्नमेंट पहले ही बता देती है कि आपको भैया इन फंडामेंटल राइट्स को हम नहीं दे सकते, है ना। तो जैसे जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे यहाँ आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, लेकिन जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते जाएंगे तो हम फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 32 तक ही जो है स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल 33 है, जो आर्टिकल 34 है या आर्टिकल 35 है, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 33, 34, 35 है, वो उन पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों के लिए है, या जो पुलिस है या जो आर्म फोर्सेस या जो सुरक्षा में तैनात लोग हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रतिबंध करता है। तो ये 33, 34, 35 वो विशेष परिस्थितियों के लिए प्रतिबंध है। तो बेसिकली अगर कोई पूछे कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है हमारे संविधान में, तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमारे यहाँ पार्ट 3 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में जो चर्चा की गई है वो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई है? फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई। अब फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो इस पर अभी हम आपसे बात कर ही चुके हैं। तो फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे यहाँ देखें तो कौन कौन से वो मानव अधिकार हैं जिसको हमारा संविधान जो है सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो जो सबसे पहले हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है यानी फंडामेंटल राइट हमें प्रोवाइड करता है, जो मूलभूत अधिकार प्रोवाइड करता है, वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये है कि हमारा संविधान हमें सबसे पहले समता का अधिकार देता है, समता का अधिकार देता है। और अगर समता के अधिकार की बात करें तो समता का अधिकार हमें कहां से कहां तक मिलता है, तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक जो चर्चा की गई है वो हमारे यहाँ जो है समता के अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी की बात की गई। जब हमारा संविधान बना यानी 26 नवंबर 1949 को, जो प्रीएम्बल में हमारी डेट जो है डिस्क्राइब्ड है 26 नवंबर 1949, जिस डेट में हमारा जो संविधान है वो हमें आत्मार्पित किया गया, हमने अंगीकृत किया, हमने अपने आप को संविधान को सौंपा। उस तारीख में हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स की संख्या थी वो 7 थी, यानी 7 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए थे। तो ये 7 फंडामेंटल राइट कौन कौन से थे इस बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो अधिकार जो हमारे संविधान ने हमें गारंटी के तौर पर दिया वो था राइट टू इक्वलिटी यानी समता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी यानी समता का अधिकार हमें दिया था। जो दूसरा अधिकार हमें दिया वो दिया राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया था, स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया। और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में हमें मिलता है, तो 19 से लेकर के 22 तक, यानी आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक जो हमें फंडामेंटल राइट मिला है, जो हमें मौलिक अधिकार मिला है, वो कौन सा अधिकार है, तो वो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है। अगर इसके बाद आप देखोगे कि तीसरे नंबर पे हमें कौन सा अधिकार मिला है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार मिला है। यानी कोई भी अगर हमारा विरुद्ध जो है हमें क्या मिला है, हमें अधिकार मिला है। यानी और कहाँ ये डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है, तो ये डिस्क्रिप्शन हमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में मिलता है। यानी 23-24 हमें ये बताएगा कि किसी भी तरह का जो है शोषण करने का अधिकार इस सत्ता को जनता का नहीं है। तो किस तरह का शोषण, कैसा शोषण नहीं कर सकता, तो उसको हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। इसके अलावा अगर आप देखो कि चौथा
जो है मूलभूत अधिकार हमको क्या मिला है, तो चौथा मूलभूत अधिकार हमको मिला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी जो हमें राइट मिला है वो धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का जो है अधिकार मिला है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है, यानी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी स्वतंत्रता का, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमको मिलता है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमको कहाँ मिलता है, तो अनुच्छेद 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक, यानी 25, 26, 27, 28 ये 4 आर्टिकल हमसे बताएंगे कि हमें किस तरह के धर्म की स्वतंत्रता है ना। तो इसके बारे में हमें ये चौथा अधिकार हमको क्या क्या मिला है, धर्म की स्वतंत्रता मिला है। और पांचवा अधिकार हमको क्या मिला है, तो पांचवा अधिकार हमको मिला है नंबर 5, नंबर 5 अधिकार हमको क्या मिला है, तो हमको मिला है राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हमको मिला है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हमको कहां से कहां तक मिला है, तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हमको मिला है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, 29 और 30 हमें ये बताएगा कि हमें शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो है मौलिक अधिकार है। तो 5 अधिकारों को हमने आपको बता दिया, वो 5 अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला जो अधिकार हमें मिलता है वो कौन सा है, तो राइट टू इक्वालिटी, यानी समता का अधिकार, जो कहां से कहां तक मिलता है, तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। राइट ऑफ फ्रीडम या राइट टू फ्रीडम, ये हमें कहां से मिलता है, तो आर्टिकल 19 टू 22 हम इसकी चर्चा करेंगे, एक एक सेक्शन को हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध हमको अधिकार मिलता है, किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 इस बारे में चर्चा करता है। उसके बाद हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, यानी अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक हमको ये अधिकार मिला हुआ है। पांचवा अधिकार क्या है, तो राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, यानी कल्चर एंड एजुकेशन, यानी शिक्षा और जो कल्चर, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो हमारे अधिकार हैं उसके बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। इसके अलावा जो छठा अधिकार हमको मूलभूत जो है संविधान में मिला था, वो छठा अधिकार शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। जो छठा अधिकार हमको मिला था वो ये मिला था कि राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। खैर अब ये अधिकार हमारे मूल अधिकार में नहीं आता, इस अधिकार को जो है अथॉरिटी ने सस्पेंड कर दिया है। और जो सातवां अधिकार जो है हमारे यहाँ मिला था मौलिक अधिकार के तौर पर, वो क्या था, तो वो था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी जो संविधान है अगर उसका उल्लंघन कोई कर रहा है तो हम उसके खिलाफ कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये चौथा अधिकार, ये सातवां अधिकार, यानी जो अधिकार हमको मिले हैं इनके उपचारों का, यानी राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों को आप कह सकते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमको मिला है। ये कहाँ बात होती है, तो ये बात होती है आर्टिकल 32 में, और ये बात कहाँ होती है, तो ये बात होती है आर्टिकल 31 में। राइट टू प्रॉपर्टी की बात कहाँ होती है, तो अनुच्छेद 31 में, और संविधान के उपचार की बात कहाँ होती है, तो अनुच्छेद 32 में। तो इस तरह अगर आप देखोगे तो पहली चीज कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स को जगह दी गई है, 12 से लेकर के 35 तक जो है हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन हमें मिलता है।
इन्हीं मौलिक अधिकारों को यानी भाग 3 को भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। कौन कितने फंडामेंटल राइट्स यानी कितने मौलिक अधिकार हमें मूल रूप से हमारे संविधान ने दिए थे? तो 7 मौलिक अधिकार हमारे मूल रूप से संविधान ने हमें दिए थे, जिसमें हमें समता का अधिकार था, जिसमें हमें स्वतंत्रता का अधिकार था, जिसमें हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार था, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार था, शिक्षा और संस्कृति का जो है अधिकार था, इसके साथ साथ संपत्ति का अधिकार था, और लास्टली हमें संवैधानिक उपचार भी मुहैया कराए गए थे या हैं। इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है यानी ये छठा अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी यानी राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ये जो छठा अधिकार हमें मिला है राइट टू प्रॉपर्टी, ये मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकार के रूप में हमें नहीं मिलता, अब इसे लीगल राइट के रूप में हमें मिलता है। यानी अब ये जो है ये एक लीगल राइट है, ये मौलिक अधिकार नहीं बचा। मौलिक अधिकार इसलिए नहीं बचा क्योंकि जब गवर्नमेंट उस समय पर रेलवे बना रही थी तो जमीन उसको चाहिए थी, गवर्नमेंट को हाईवेज बनाने थे तो उसे जो है जमीन चाहिए, और जब वो आपसे जमीन लेने जाएगी तो आप ये कहेंगे कि आपका ये फंडामेंटल राइट है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे जो है फंडामेंटल राइट से हटा करके यानी अनुच्छेद 31 से हटा करके इसे संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 300A में जगह दी। यानी अब ये है फंडामेंटल राइट नहीं है, बट ये एक तरह से आपका संवैधानिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार अभी भी आपका एक संवैधानिक अधिकार है या फिर आपका लीगल राइट है, जिसे कहाँ जगह दी गई है? तो पहले संपत्ति का अधिकार हमें अनुच्छेद 21 देता था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार हमें कौन देता है? तो अब संपत्ति का अधिकार हमें 300A देता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये अब फंडामेंटल राइट नहीं बचा, ये अब फंडामेंटल राइट नहीं बचा। और कब इसे अनुच्छेद 31 से हटा करके 300A में रखा गया था? तो ये 44वां संविधान संशोधन था, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 44वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के तहत इसे जो है 300A में जगह दी गई थी, और 300A जो है संविधान के किस भाग में आता है? तो 300A जो है वो भारत के भाग 12 में आता है, भाग 12 में। तो अब इसे भाग 3 से हटा करके कहाँ रखा गया है? तो अब इसे भाग 12 में रखा गया है, भाग 12 के अनुच्छेद 300A में। इस तरह संपत्ति का अधिकार अब आपका फंडामेंटल राइट नहीं बचता है, और फंडामेंटल राइट की जगह अब ये क्या है? अब ये आपका लीगल राइट है या फिर ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? तो अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने मौलिक अधिकार हैं? तो अब हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस तरह अब हमारे पास 6 जो है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स बचे हुए हैं। तो आज फंडामेंटल राइट्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके साथ हमने शेयर किया है। आई होप कि आपको फंडामेंटल राइट्स का कुछ बेसिक कुछ जानकारी आपको आज मिली है। अब इन फंडामेंटल राइट्स के एक विशेष जो है डिस्कशन पर हम चलेंगे, एक एक सेगमेंट को हम देखेंगे, यानी फंडामेंटल राइट्स का अनुच्छेद। अब आप ध्यान करो कि हमने किन आर्टिकल्स की बात नहीं की। हमने कहा कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, यानी हमने यहाँ पर अनुच्छेद 12 की बात नहीं की, हमने यहाँ पर अनुच्छेद 13 की बात नहीं की, 12 और 13 की बात नहीं की। 33, 34, 35 अभी वीडियो की शुरुआत में हम आपसे बता चुके हैं कि किसके लिए है। तो अब अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 क्या कहता है उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक एक राइट्स को हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 14 किस तरह हमें समानता देता है, अनुच्छेद 15 किस तरह इक्वलिटी की बात करता है, अनुच्छेद 16 किस तरह इक्वलिटी की बात करता है, अनुच्छेद 17, 17 या 18 किस तरह जो है इक्वलिटी की बात करता है, साथ ही साथ अनुच्छेद आर्टिकल 19 किस तरह हमें फ्रीडम देता है 19 से लेकर के 22 तक। तो एक एक आर्टिकल का डिस्कशन हम आपके साथ करते हुए अगले वीडियो में चलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।
और जितना हो सके मन लगा के पढ़िए। ढेर सारे लोगों की आशा आपके साथ जुड़ी हुई है। आई विश कि आप बहुत आगे जाएं और हमसे जो हो सकता है या हम जो आपके लिए कर सकते हैं उसके लिए हम तत्पर हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।